फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपके बिजनेस आउटलुक और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें उसके पहले ये समझना चाहेंगे, आपने जो अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की गाइडलाइन के हिसाब से बताया था उसी हिसाब से आपके 2 नए प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च होने जा रहे हैं। किस तरह से ये प्रोडक्ट से आप उम्मीद रख रहे हैं, किस तरह के हम रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ से आते हुए देख पाएंगे सर? 293 मॉलिक्यूल्स फर्स्ट टाइम इंडिया में धानुका ने लॉन्च किए हैं। एक कॉर्नेक्स है जो कि निसान केमिकल जापान के सहयोग से धानुका ने लॉन्च किया है, जो कि मेज के लिए हर्बिसाइड है। और दूसरा जेनेट है जो कि हमने निसो केमिकल जापान के साथ में मिलके लॉन्च किया है। इस तरह से ये 2 ऑलरेडी जून में लॉन्च हो चुके हैं और तीसरा प्रोडक्ट डिसाइड वो जुलाई के अंदर में लॉन्च होने की उम्मीद है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मीटिंग में ग्रांट तो हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, लेकिन अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन की कॉपी हमें नहीं मिली है। वो उम्मीद है कि जून आखिर तक मिल जाएगी और जुलाई में हम उसको लॉन्च कर पाएंगे। राइट सर। सर, किस तरह के रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन, रेवेन्यू टारगेट्स आप ये प्रोडक्ट से देख रहे हैं? किस तरह के आउटलुक हम आने वाले साल में, मतलब अभी नहीं लेकिन हम पूरे अगर साल की बात करें तो FY23 के अंत तक हम किस तरह से यहाँ पे उम्मीद रख के चल सकते हैं? नए मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस होते हैं तो किसान को, डीलर को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो जो 1500 धानुका डॉक्टर हमने अपॉइंट किए हुए हैं, उनका कार्य यही है कि वो खेत से खेत में जाके किसानों को ऑन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, प्रोडक्ट की एफिकेसी दिखाते हैं, और जब किसान अपनी आंखों से देखता है तो कन्विंस होता है, तो फिर वो प्रोडक्ट को अपनाता है। तो उसमें समय लगता है 2 से 3 साल का। तो रियल वॉल्यूम्स जो है 3 साल बाद आएंगे। पहले साल में हम इतना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 1% वॉल्यूम जो है टोटल सेल का ये 3 नए मॉलिक्यूल से आना चाहिए। ओके। इसके साथ साथ सर, अगर हम थोड़ा आपके बिजनेस आउटलुक के बारे में भी अगर हम बात करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसके ऊपर थोड़ा एक हाइलाइट्स आपसे समझना चाहूँगा। अगर हम इस बार देखें तो ओवरऑल आपके जो मार्जिन के फ्रंट है वहाँ पे हमने जो प्रेशर आते हुए दिखे थे, क्या वजह रही? एनर्जी कॉस्ट में जो बढ़ोतरी हुई है उसके फैक्टर्स रहे या फिर और कोई फैक्टर्स आप देख रहे हैं जिसके चलते हुए ये रॉ मटेरियल प्राइसेस की इम्पैक्ट आती हुई दिखी है मार्जिन के ऊपर? एनर्जी कॉस्ट तो हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा नहीं यूज होता है, क्योंकि हम सिर्फ फार्मूलेशन बिजनेस के अंदर में है। टेक्निकल बनाते हैं तो उसमें एनर्जी कॉस्ट ज्यादा लगती है, लेकिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं और सब ये रॉ मटेरियल क्रूड के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उस कारण से जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स, उनके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। और जो कंपनियां इंडिया में टेक्निकल बनाती हैं वो चाइना से इंटरमीडिएट्स इंपोर्ट करके बनाती हैं, तो उनके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है और पुराने रेट की इन्वेंट्री मार्केट में अवेलेबल है। इस कारण से पूरी प्राइस इंक्रीज जो है कस्टमर तक पास हो नहीं हो सकी है, लेकिन उम्मीद है कि अभी बारिश आ गई है और सोइंग जल्दी स्टार्ट होगी, डिमांड भी स्टार्ट होगी। तो जो प्राइस इंक्रीज है कुछ हमने जून में पास ऑन किया है और बाकी प्राइस इंक्रीज हम लोग जुलाई में पास ऑन करके टोटल कॉस्ट इंक्रीज कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ओके। सर, ये एक चीज़ साथ में ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार आपने देखा कि ऑलरेडी हम आपकी तरफ से एक प्राइस राइज तो यहाँ पे आता हुआ दिख चुका है, और फिर भी अगर हम देखें तो ओवरऑल जो यहाँ पे मार्जिन के फ्रंट के ऊपर थोड़ा बहुत एक प्रेशर देखने को मिला था। अब इस बार के अगर हम देखें तो मॉनसून आउटलुक को भी हम सामान्य से अच्छा देख रहे हैं, तो क्या ये एक और प्राइस राइज के साथ हम इस सीजन में आगे बढ़ पाएंगे? या डेफिनेटली, क्योंकि कॉमोडिटी के प्राइसेस भी किसान को अच्छे मिल रहे हैं, तो ओवरऑल उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है। और मानसून की फोरकास्ट 103% की आई है, तो सब पॉजिटिव माहौल है। ऑल टाइम रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया के अंदर में हुआ है, एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी बढ़ रही है। तो डेफिनेटली ओवरऑल जो पेस्टिसाइड का कंजम्पशन है
इंडिया में वो भी बढ़ेगा। आज इंडिया में हम वन ऑफ द लोएस्ट पेस्टिसाइड कंजम्पशन इंडिया के अंदर में हो रहा है, जबकि विदेशों के अंदर में इंडिया से 10 गुना पेस्टिसाइड का यूसेज होता है। ओके सर, ये इंडिया के बाहर की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि जो चाइना का फिर से जो शटडाउन हुआ, फिर ओपन हुआ और अभी फिर शटडाउन हो चुका है, तो ये ओपन और क्लोज जो हो रहा है चाइना का मार्केट, उसके चलते हुए क्या आपको इंटरनेशनल मार्केट में बेनिफिटेड हो रहे हैं? क्या आउटलुक आप ये चाइना के शटडाउन की वजह से हुए देखते हैं? किस तरह की इफेक्ट हम देख पाएंगे? देखिए, धानुका इज प्योरली ए डोमेस्टिक कंपनी। हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, लेकिन हम दहेज के अंदर में अपना टेक्निकल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि हमारा प्रोडक्शन अप्रैल 23 में स्टार्ट हो जाएगा। तो जब टेक्निकल आ जाएंगे धानुका के पास में, तो एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। तो हम समझते हैं कि अगले वर्ष में हम एक्सपोर्ट को जो है एस्टेब्लिश कर पाएंगे। आज की डेट में तो एक्सपोर्ट धानुका का सिर्फ नेपाल को है, बाकी कहीं एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी धानुका के पास नहीं है, क्योंकि फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट काफी कम होता है। जो एक्सपोर्ट होता है वो टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स का ही ज्यादा होता है। ओके सर, ये चीज़ के साथ साथ आपने आपके शुरुआती कमेंट्स में बताया आपके जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है उसके बारे में। यहाँ पे क्या अपडेट है सर? कब तक ये ऑपरेशनली होता हुआ दिखेगा? और खास करके गुजरात के जो प्लांट्स के बारे में आपने बात की थी, देश के बारे में बात की थी, वहाँ पे क्या अपडेट्स है? कब तक ये प्लांट्स शुरू होते हुए दिखेंगे और कब तक इनका हम कंट्रीब्यूशन रेवेन्यूज में आते हुए देख पाएंगे? देखिए, दो प्लांट हम इनिशियली लगा रहे हैं। एक है सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स के लिए और दूसरा जो है हर्बिसाइड्स के लिए। ये दो प्लांट जो है दो मार्च 23 या अप्रैल 23 के अंदर में स्टार्ट हो जाएंगे, और इनसे रिवेन्यू शुरू के पहले साल में तो कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे रिवेन्यू बढ़ेगा। पहले वर्ष के अंदर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 200 करोड़ रुपए का रिवेन्यू, और दूसरे वर्ष में 300 करोड़ रुपए का रिवेन्यू इन दो प्लांट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके सर, इसके साथ एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ओवरऑल हम ये आउटलुक को देख रहे हैं, अगर हम आगे चलते हुए देखें कि जहाँ तक भी हम फर्टिलाइज़र का पूरा जो मार्केट है, उस मार्केट में इस बार मानसून की अच्छे होने की उम्मीद है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर के अगर हम सिनारियो देखें तो किस तरह के आप रेवेन्यूज़ के टारगेट को लेके चल रहे हैं? डबल डिजिट तो श्योर ही है। हम ट्राई करते हैं कि 15% के लगभग जो है हायर डबल डिजिट ग्रोथ जो है हम लोग अचीव कर सकें। सब कुछ मानसून के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मानसून जो प्रिडिक्शन है 103% हो जाता है, तो इट इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, हम 15% अचीव कर पाएंगे। ओके सर, इसके साथ एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि आपके जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डिवीज़न है, वहाँ से हम कब तक मार्केट में प्रोडक्ट आते हुए देख पाएंगे? किस तरह के आउटलुक यहाँ पे, कुछ अपडेट उनके बारे में भी अगर शेयर कर पाए। अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, जो जीएम हमने अपॉइंट किए हैं बायोलॉजिकल के लिए, तो उससे हमें लगता है कि अगले वर्ष ही हम इसके अंदर में कुछ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, या इस वर्ष के आखिरी तिमाही के अंदर में शायद हम कुछ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पाए बायोलॉजिकल्स के। ओके इसके साथ सर एक भी और भी एक बिजनेस अपडेट के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि जो आपने जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के स्टार्टअप में आपने कंट्रीब्यूट किया है, और ये इन्वेस्टमेंट जो आपने एक नए सेगमेंट में किया है, क्या फैक्टर्स है सर इसके पीछे? नई टेक्नोलॉजीज फार्मिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए आप आगे आ रहे हैं क्या सर? देखिए, ग्लोबली जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का स्प्रे होता है वो ड्रोन से ही मैक्सिमम होता है। इंडिया में ये नई तकनीक है जो कि धीरे धीरे शेप लेगी, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि लेबर की शॉर्टेज हो रही है और लेबर कॉस्टली होती जा रही है, तो इंडिया में भी ड्रोन का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ेगा, और गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर में काफी फोकस है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
हर बार ड्रोन के लिए बातचीत करते हैं। तो आने वाले समय में ये नई तकनीक किसान लोग अपनाएंगे और ड्रोन का यूसेज काफी बढ़ेगा। ऐसा मानते हुए ही धानुका ने 30 करोड़ रुपए एक स्टार्टअप कंपनी जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आयोटेक वर्ल्ड, उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है। एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं कि वाइबिलिटी देखने के लिए कि क्या धानुका को ड्रोन सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या सिर्फ ड्रोन जो है वो अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना चाहिए। उसके ऊपर वर्किंग चालू है। जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी देन वी विल कम बैक। ओके, इसके सर एक चीज़ सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह के हम ओवरऑल अगर हम ये आउटलुक को देख के चल रहे हैं, जिस तरह से मार्केट का सिनारियो हमारे समक्ष आते हुए दिख रहा है, ये नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम देखें तो कमोडिटी प्राइसेस जो है वो भी अभी शूटअप हो रही है। आपने जैसा आगे भी एक बार बताया कि कमोडिटी के दाम अभी अच्छे मिल रहे हैं, तो ये राइजिंग कमोडिटी का सिनारियो हम कब तक देखेंगे? और खास करके जो ये रूस और यूक्रेन की वजह से जो सिचुएशन हमारे सामने आई है उसके चलते हुए काफ़ी हद तक एग्री कमोडिटीज़ के प्राइसेस भी बहुत ही एक्सपेंसिव होते हुए दिखे। आपका आउटलुक क्या है सर? यहाँ पे ये कमोडिटी प्राइसेस कब तक स्टेबल या तो फिर कूल डाउन होते हुए दिख पाएंगे? देखिए, डिमांड एंड सप्लाई ये प्राइसेस को डिसाइड करता है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे। और इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन हर वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर बढ़ जाती है और हमारी एग्रीकल्चर जमीन जो है, खेती वाली जमीन, वो हर वर्ष कम होती जा रही है। तो जो बिगेस्ट चैलेंज है कि इस घटती हुई जमीन से बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे खाना खिलाया जाए। तो उसका एक ही उपाय है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जो क्वालिटी सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स, तीनों का योगदान है। और आने वाले समय में क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की इनकम भी बढ़ रही है तो वो लोग भी मोर न्यूट्रिशियस फूड जो है मांगते हैं। पहले दाल चावल रोटी से आदमी काम चला लेता था, लेकिन अब फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, इन सब की डिमांड हर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली किसान भी आज जो है गेहूं और चावल की बजाय ऐसी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अपनाता जा रहा है जहाँ की उसको 2 पैसे की ज्यादा कमाई होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्राइसेस राइस तो कमोडिटी में कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन हर वर्ष बढ़ती जा रही है। एक तो इन्फ्लेशन का प्राइस है और दूसरे किसान की माली हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का फोकस है कि कम से कम 50% प्रॉफिट जो है किसान को अपने फसल की कॉस्ट के ऊपर में मिलना चाहिए और उस दिशा में गवर्नमेंट प्रयत्नशील है।